एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है। ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के सीनियर लीडर हैं, उनको डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया गया है। शिंदे अगर नंबर जुटाने में कामयाब रहे तो ये ऑफर उनको बीजेपी की तरफ से है। ऐसे में एक बड़ा सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। जिस तरीके से शिवसेना के बागी विधायक तेवर दिखा रहे हैं और ऐसे में सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 145 है। आपको ये भी बता दें कुल 288 है सदस्यों की संख्या। ऐसे में आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे 106, क्योंकि बीजेपी के पास 106 विधायक है। ऐसे में उन्हें और कितने विधायकों की जरूरत है वो देखिए आप। हम आपको बताएं 35 विधायकों की, क्योंकि 145 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। तो सिर्फ इतने विधायकों का अगर जुगाड़ एकनाथ शिंदे की तरफ से हो जाता है, इसको इस तरीके से समझिए, तो डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। शिवानी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों से आपको अपडेट दे रहे हैं। शिवानी का पहले रुख कर लेते हैं। शिवानी, बहुत बड़ा सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और जो खबर मिल रही है वो ये कि अगर एकनाथ शिंदे आंकड़े जुटा लेते हैं बीजेपी के पक्ष में तो डिप्टी सीएम भी महाराष्ट्र के बनाए जा सकते हैं। ये ऑफर है। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर होगी आज के दिन की पूरी शिवसेना पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़ों की मैं बात करूं, दोबारा बार बार आंकड़े यहां पर समझने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं कि कुल मिलाकर 56 सीट्स हैं, 56 विधायक हैं शिवसेना में, जिसमें से एक की मृत्यु के बाद 55 बचते हैं। तो 55 में से भी यद्यपि 35 ऑलरेडी सूरत की तरफ हैं, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे के खेमे में है। उन्हें अपनी एक अलग सत्ता बनाने के लिए किसी की फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के खेमे से ज्यादा उनके पक्ष में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, यद्यपि एकनाथ शिंदे द्वारा किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन हो जाता है, तो उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का ऑफर भी शिवसेना द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो एनसीपी के खेमे में है, अजित पवार की कुर्सी है वो, तो इसको किस तरह से सियासत में बदला जाएगा, इसके लिए किस तरीके का गिव एंड टेक होगा, लेन देन होगा, वो डिसाइड करना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यस, कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के बाद और पूरी महाराष्ट्र की सियासत में दूसरा सबसे बड़ा पद जो है वो एकनाथ शिंदे को देने का विचार कर रही है पार्टी। तो ये साफ हो जाता है कि शिवसेना भी यहाँ बहुत अच्छे से जान रही है कि एकनाथ शिंदे की महत्वता कितनी है, क्योंकि 35 का आंकड़ा ऑलरेडी उनके खेमे में बचे हुए महज 20 लोग हैं। इसमें से भी आंकड़ा धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो एक अलग पार्टी तो स्टैंड आउट की ही जा सकती है, लेकिन उसके पहले नई पार्टी के फॉर्मेशन के पहले सरकार गिराने का, ये सरकार को हिलाने का काम यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने सपोर्टिव एमएलए के साथ जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रविकांत का रुख कर लेती हूँ। रविकांत, अब जो पूरा जो फोकस है वो बीजेपी दफ्तर दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से चीजें डिसाइड होंगी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया गया है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं 106 विधायक बीजेपी के पास है, 35 बागी विधायक शिंदे के साथ हैं, कुल मिलाकर हुए 141, लेकिन 4 विधायकों की अभी भी जरूरत पड़ेगी। वहां पर क्या हलचल होने की आज उम्मीद है? देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी एकनाथ शिंदे के पास कितने विधायक हैं इस बात को लेकर इंतजार कर रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल रही है कि इंडिपेंडेंट विधायक से डील करने की बजाय बीजेपी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ आएँ, ताकि उनको टैकल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा नाम है, इसीलिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो उनको ऑफर किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक। लेकिन ये सब जानकारी अनऑफिशियल है, बीजेपी फिलहाल पत्ते अभी नहीं खोलेगी। वो तब तक इस बात को आधिकारिक तौर पर नहीं मानेगी जब तक एकनाथ शिंदे इस बात की पुष्टि नहीं कर देते हैं कि आखिरकार वो कितने विधायकों को तोड़ने में फिलहाल सक्षम है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से पवार भी एक्टिव हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे लगातार उन विधायकों को संपर्क कर रहे हैं जो उनके साथ सूरत में है। लेकिन वो विधायक क्या उनके साथ दोबारा वापस आएंगे या नहीं, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि अब महाविकास आघाड़ी का जो बचना है थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ इंटैक्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और देवेंद्र फडणवीस लगातार 2 बार ये दिखा
चुके हैं कि उन्होंने अपनी क्वालिटी को साबित किया है। पहली बार उन्होंने राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को जिताया, वहां पर भी क्रॉस वोटिंग की गई। कल जो एमएलसी चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि बीजेपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो एकनाथ शिंदे को ऑफर करेगी और इसके साथ ही उनसे ये उम्मीद करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में। जो अचानक से काफी वक्त से ये बातचीत चल रही होगी बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे की, तभी इस तरह का स्टेप उन्होंने लिया। शिवानी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, कट्टर शिवसैनिक शिंदे माने जाते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति में भी माहिर माने जाते हैं, तो अचानक ऐसी क्या नाराजगी या काफी वक्त से नाराजगी चली आती है? जरा इसको साफ करें हमारे दर्शकों के सामने। क्या नाराजगी शिंदे और तमाम विधायकों को शिवसेना की सीनियर लीडर से रही है जिसकी वजह से वो सूरत चले गए हैं? मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपका सवाल यहाँ पर समझ नहीं पा रही हूँ, दोबारा अगर आप सवाल पूछ पाएं। शिवानी, मैं समझना चाहूंगी एकनाथ शिंदे क्योंकि कट्टर शिवसैनिक रहे हैं, साथ ही साथ जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर रहे हैं, ऐसी क्या नाराजगी उनको और बाकी विधायकों को शिवसेना की सीनियर लीडरशिप से है? देखिए, सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर कहेंगे कि कई लोग ऐसे कयास लगाते हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम का पद चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं रहा है। शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे की अगर मैं बात करूं तो वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सीनियर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो लंबा रहा है, वो उनके भी ज़्यादा सीनियर रहे हैं। लेकिन नाराज़गी ये कि जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की पोजीशंस होनी चाहिए पार्टी के अंदर, वो उनको नहीं मिली है। उस तरीके का सत्ता प्रभारी उनको नहीं बनाया गया है। उनको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ज़रूर दे दी गई थी, लेकिन जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन वो सीएम के साथ चाहते थे वो नहीं हुआ। जिस तरीके की महत्व भूमिका वो पार्टी के अंदर चाहते थे वो भी उन्हें नहीं मिली है। जबकि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से सटे थाने की अगर बात की जाए तो थाने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। कई सारी सीटें वहाँ पर होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी खुद वहाँ का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे की नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है, और वो अभी से नहीं है। पार्टी जब से बनी है, महाविकास आघाड़ी सरकार जब से बनी है, तब से ही लगातार ये जो नाराज़गी है वो महसूस की जा रही है। इसीलिए अगर हम नोटिस करें तो भले ही बड़े प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में, रैलीज में एकनाथ शिंदे मौजूद रहे हों, लेकिन किसी भी तरीके के बड़े स्टेटमेंट, डिसीजंस या फिर आरोप किसी भी तरीके का उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं दिया पार्टी के पक्ष में। हालांकि पार्टी के अपक्ष में भी या विरोध में भी उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन बिल्कुल नाराजगी यही थी एकनाथ शिंदे की। और अन्य एमएलएस की कॉमन नाराजगी है कि वो पहली चीज सीएम के टच में नहीं रह पाए, दूसरी सीधी चीज कि वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। बिल्कुल शिवानी, गौरव का भी मैं रुख कर लूंगी। गौरव, आज दिल्ली में भी मंथन इस पूरी सियासी उठापटक को लेकर होना है। देवेंद्र फडणवीस भी अब आगे की क्या रणनीति होनी है उसका डिस्कशन सीनियर जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके साथ करने वाले हैं। दिल्ली के लिहाज से आज क्या कुछ अपडेट है वो बताएं। बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली तो शाम तक पहुंच ही रहे हैं और जाहिर तौर पर वो मुलाकात करेंगे। और वहीं पूरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सत्ता की जो कमान कहें एक तरीके से, वो इंडिविजुअल तरीके से शरद पवार के हाथों में रही। और शरद पवार के घर के बाहर इस वक्त सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा है, काफी हलचल है। बारिश के बीच में भी लगातार नजरें टिकी हुई है। हालांकि तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो शरद पवार के घर पर पहुंचे थे, जिनमें अगर बात करें तो डी राजा भी थे, जिनमें सीताराम येचुरी भी थे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचे हुए थे। तो सवाल यह है कि बैठक तो जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए हो रही थी, लेकिन जिस तरह की हलचल बनी हुई है, क्या शरद पवार का मूव रहेगा? क्या शरद पवार दोपहर 2:30 बजे की बैठक के बाद वापस मुंबई जाकर एनसीपी के नेताओं की बैठक करेंगे, विधायकों की बैठक करेंगे, या दिल्ली में ही रहकर वो चीजों को नियंत्रित करेंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन समझ में अभी फिलहाल यही आ रहा है कि शरद पवार संभवतः शाम तक जो है वो मुंबई जा सकते हैं, और उसके बाद जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर वो देखेंगे। और जब हमें याद है कि 2.5 साल पहले जब रातों रात अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ ले लिए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, उस वक्त जो है यशवंत चौहान सेंटर में जो है शरद पवार ने बैठे बैठे शाम तक सभी विधायकों को, चाहे वो एनसीपी का हो, चाहे शिवसेना का और चाहे कांग्रेस का, सबको शाम तक इकट्ठा कर पवई के होटलों में ठहरा दिया था। और बाद में सरकार बनी थी महाविकास अघाड़ी की।
तो क्या फिर वैसी ही परिस्थितियां पैदा होंगी या फिर उद्धव ठाकरे शिवसेना के अपने विधायकों को मना लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली में काफी हलचल है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता मुंबई के जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और संभवतः वो संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल से बैठक कर सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीर यही है यहाँ की दिल्ली से कि शरद पवार के घर भी फिलहाल हलचल बनी हुई है। बिल्कुल रविकांत, आप भी थोड़ी जानकारी दे। देवेंद्र फडणवीस शाम तक पहुंचेंगे, तो आज क्या बैठकें और किनके साथ बैठकें आज दिल्ली में हो सकती हैं इसको लेकर? देखिए श्वेता, जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र की सियासत पर नज़र बनाए हुए हैं। मैं एक बार दोबारा बातचीत करने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र की सियासत जो है वो लगातार पल पल बदल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। पवार के आवास पर जो बैठक चल रही थी, जानकारी ये मिल रही है कि वो दोबारा जाएंगे सरकार को बचाने के लिए। लगता है कोई संभावनाएं हैं बचने की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये समय आया है कि महाराष्ट्र के जनता को जिसके लिए उन्होंने जनादेश दिया था वो सरकार उनको मिले। उस दृष्टि से ये परिवर्तन की पूरी दिशा मुझे दिखाई दे रही है। अभी एकदम से कुछ कहना थोड़ा अपरिपक्व होगा, इमैच्योर होगा, प्रीमैच्योर होगा, मगर धीरे धीरे मैं मानता हूँ खुलासा होता जाएगा। मगर एक तो स्थिति साफ है कि अब महाविकास आघाड़ी को कोई बचा नहीं सकता। सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया कि महाविकास आघाड़ी को कोई बचा नहीं सकता। थोड़ा सा अगर क्लियर करें कि एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के बड़े नेता माने जा रहे हैं, वो लगातार संपर्क में हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? क्यों आप लोगों के संपर्क? देखिए, इस विषय में स्वयं एकनाथ जी ने ही खुलासा करना चाहिए कि वो नाराज है, क्या है, क्यों गए हैं। मगर मैं मानता हूँ कि आप केवल एकनाथ का एक उदाहरण क्यों ले रहे हैं? नाराजों की तो फौज है। महाराष्ट्र की पूरी जनता नाराज है। महाराष्ट्र के बहुत सारे विधायक इस सरकार से नाराज है। तो नाराजगी का कभी न कभी तो स्फोट होना स्वाभाविक था। तो उम्मीद करें कि आज देर रात तक सीन क्लियर हो जाएगा और महाराष्ट्र को एक नई सरकार मिल सकती है। कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि ऐसी भविष्यवाणी करूँ, मगर वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। क्या 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा ये प्रयत्न? पूरा असफल होगा। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि वापस आ जाएंगे। नाराजगी इस तरीके से होती रहती है, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। शिवानी का मुंबई में मैं रुक कर लेती हूं। शिवानी, संजय राउत तो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त परेशानी आई है महाविकास आघाड़ी सरकार में वो क्षणिक है और वापस आ जाएंगे जो नाराज विधायक हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये नाराजगी अचानक नहीं हुई है, काफी लंबे वक्त तक रही होगी और इसका अंदाजा शिवसेना के सीनियर लीडरशिप को भी रहा होगा। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब जब बगावत हुई तब ये कह रहे हैं कि वापसी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें यहाँ पर रखना चाहूँगी। भले एकनाथ शिंदे को लेकर या एमएलएस को लेकर यहाँ पर संजय राउत द्वारा बयान दिया जा रहा है कि हमेशा से शिवसेना में रहे हैं, शिवसैनिक ही रहे हैं, तो वो शिवसेना को धोखा नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर साफ होती है वो ये है कि पिछले 4 दिनों से, एक पहली जानकारी दर्शकों को दे दें कि पिछले 4 दिनों से एकनाथ शिंदे ने अपने जितने भी निजी स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि उनके थाने स्थित घर में रहते थे, उनको 4 दिनों से छुट्टी दे रखी थी। यानी कि इसकी प्लानिंग बिल्कुल पहले से शुरू थी एकनाथ शिंदे द्वारा। वहीं अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी कब से है, अगर ये मैं बताऊं तो जब से सरकार बनी है तब से नाराजगी है, क्योंकि किसी भी तरीके का संवैधानिक पद जो है वो एकनाथ शिंदे को नहीं दिया गया। इनफैक्ट बिल्कुल महाविकास आघाड़ी सरकार के फॉर्मेशन के पहले जब बीजेपी की सत्ता थी, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी, तभी भी शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को ही देखा जाता था। लेकिन उसके बावजूद जब सरकार बनती है, इसका फॉर्मेशन होता है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर कहे जाते हैं शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे, उन्हें कोई संवैधानिक पद नहीं दिया गया, उन्हें कॉमन मिनिस्ट्री दी गई, कोई भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी नहीं दी गई। एक तरीके से साइडलाइनिंग वाली पोजीशन जो है एकनाथ शिंदे के मिनिस्ट्री के तौर पर देखी जाती थी। इसी के चलते ये नाराजगी जो है वो दर्ज की गई और फिलहाल 4 दिन पहले से निजी स्टाफ को छुट्टी, 4 दिनों से रणनीति, कल देर रात रिजल्ट्स का इंतजार था, रिजल्ट्स आते हैं इमीडिएटली सूरत का रुख कर लेते हैं एकनाथ शिंदे। कई एमएलएस के साथ बता दें यहाँ से 5 घंटे से ज़्यादा की दूरी है
जल्द ही सुबह जो है वो सूरत पहुंचते हैं। नंबर ऑफ एमएलएस जो है, विधायक जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारी जो वजह है, जो सारा प्रकरण है, ये समझाता है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है वो कितनी सटीक है। और फिलहाल संजय राउत जो है वो किसी न किसी तरीके से उस नाराजगी को कवर अप करने की कोशिश करते हुए मीडिया के सामने ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमेशा से शिवसैनिक रहे हैं और बीजेपी की साजिश है, जिसलिए ऐसे अटपटे जो बयान है वो बाहर आ रहे हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि जब तक एकनाथ शिंदे से किसी तरीके का वार्तालाप नहीं हो जाता, कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, तब तक वो ऐसी किसी खबर पर स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये साफ होता है कि एक तरफ जहां खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लीडर्स के साथ संपर्क में हैं, वहीं ये भी साफ होता है कि वो शिवसेना के संपर्क से बिल्कुल टूटे हुए हैं। बिल्कुल, शिवसेना उनको संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही है शिवानी, लेकिन कोई भी संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से शिवानी जानकारी दे रही थी कि जो उनका स्टाफ है उसे भी 4 दिनों से छुट्टी दे रखी थी एकनाथ शिंदे ने, यानी कि पहले से ये सब कुछ तय था। जैसे ही एमएलसी चुनाव के नतीजे आए तभी ये समझ में आ गया था कि क्रॉस वोटिंग शिव सैनिकों की तरफ से की गई है और इसी की वजह से बीजेपी को वहां पर जीत मिली और उसके बाद से ही समझ में आ रहा था कि अब कुछ उठापटक वहां देखी जा सकती है। शिवानी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, जैसे ही एमएलसी चुनाव के नतीजे आए ये समझ में आ गया क्रॉस वोटिंग शिवसेना की तरफ से की गई है और नाराज है शिव सैनिक, लिहाजा बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवारों को यहां पर जीत मिली। उसके बाद एक अर्जेंट मीटिंग भी उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें क्या हुआ था? देखिए, वो देर रात जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर हार की जो वजह थी वो पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ही क्रॉस वोटिंग करने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि पार्टी के अंदर ही कौन वो व्यक्ति है जिसने पार्टी को धोखा दिया, उनकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चले गए। ये मीटिंग उस चीज़ को लेकर की गई थी कि आखिर इसके ऊपर पार्टी भी डीप में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने क्रॉस वोटिंग की है, जिसने पार्टी को सचेत नहीं किया अपनी इस मूवमेंट को लेकर। क्योंकि पूरी तरह से जो तैयारी थी वो महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा की गई थी। लगातार आपको बता दें कि मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा था, प्रॉपर होटल्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी कि कौन सा व्यक्ति किसे वोट देगा, पहली सीरीज में कौन से लोग वोट देंगे, दूसरी सीरीज में कौन से लोग वोट देंगे। जब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग लगातार की गई, होटल्स में लोगों को सुरक्षित रखा गया, तो आखिर क्रॉस वोटिंग करने वाला व्यक्ति कौन है, इन सारी चीज़ों को लेकर कल देर रात मीटिंग की गई, जिसके बाद इसी मीटिंग को कंटिन्यू करने के बाद आज दोपहर 12 बजे तक बताई गई थी। लेकिन फिलहाल भी जब मैं वर्षा के बाहर मौजूद हूँ, जॉर्ज आपको तस्वीरों के जरिए अगर दिखा पाए यहाँ पर, तो आप समझेंगे कि अभी भी जो पुलिस सिक्योरिटी है वो रोजाना के तौर पर ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता अब तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। तो ये साफ बताता है कि जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मीटिंग को आगे लेकर कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक ट्वीट जो आ रही है लगातार, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है, वो अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। देखिए, नितिन सरदेसाई ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, नॉट रीचेबल। अब नितिन सरदेसाई क्या कुछ कहना चाहते हैं इस ट्वीट के जरिए, वो ज्यादा बेहतर शिवानी हमें समझा पाएंगी। देखिए, मराठी में ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है नॉट रीचेबल। तो कई नेता है जो नॉट रीचेबल है। एकनाथ शिंदे को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, लेकिन उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही है शिवसेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाराजगी के बीच खबर यह भी है कि बीजेपी के संपर्क में एकनाथ शिंदे हैं। और देखिए, नितिन सरदेसाई की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मनसे नेता है नितिन सरदेसाई और उन्होंने ये लिखा है नॉट रीचेबल, और यानी कि कटाक्ष उन्होंने किया है जिस तरीके से लगातार शिवसेना की तरफ से शिंदे को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। शिवानी, एक बार फिर से समझाएं आप, जिस तरीके से नितिन सरदेसाई अब ये ट्वीट कर रहे हैं नॉट रीचेबल, जाहिर तौर पर एक कटाक्ष शिवसेना के ऊपर उन्होंने किया इसको लेकर। जी बिल्कुल, नितिन सरदेसाई एक बड़े व्यक्ति एमएनएस के, और उन्होंने साफ तौर पर मराठी में लिखा है, नेहमीच नॉन रिचेबल असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांचेच आमदार आता नॉट रिचेबल गुरुची विद्या गुरुला। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमेशा ही नॉट रिचेबल रहने वाले मुख्यमंत्री से अब उन्हीं के विधायक नॉन रिचेबल नजर आ रहे हैं, यानी कि गुरु की शिक्षा गुरु को ही सिखाई जा रही है। तो साफ तौर पर एमएलए के नाराज रहने की वजह यही थी कि वो मुख्यमंत्री के संपर्क में नहीं रह पा रहे थे, मुख्यमंत्री तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे थे, मुख्यमंत्री उनसे नॉट रीचेबल थे। इसीलिए अब कटाक्ष के तौर पर उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री विधायकों तक नॉन रीचेबल थे, अब विधायक उनसे नॉन रीचेबल है, यानी कि उद्धव ठाकरे की ही तरीके, उनकी रणनीति को उनके एमएलए अब उनको सीख दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पहला बड़ा कटाक्ष नवनिर्माण सेना एमएनएस से भी आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि एमएनएस
राज ठाकरे किस तरह से घेर रहे थे उद्धव ठाकरे को, और अब चारों तरफा उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो घिरी हुई है। क्योंकि जब खुद के ही घर का कोई व्यक्ति अपने से अलग होता है तो हम सभी जानते हैं कि राजनीति में उस पार्टी का क्या हाल होता है। इसीलिए संजय राउत को सामने आना पड़ा। उनकी तरफ से बयानबाजी दी जा रही है कि शिवसेना टूटने वाली नहीं है, पहले भी लोगों ने कोशिश की है, आगे भी वो कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होगा। पर यस, जिस तरीके का ट्वीट सामने आया है सरदेसाई द्वारा, इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल 2 लाइनों में संपित करता है कि खुद पहले उद्धव ठाकरे इन लोगों से नहीं मुलाकात करते थे, और अब जब वो चाहते हैं तो अब उनके पास एमएलएज नहीं आ रहे हैं।